हेलो स्टूडेंट्स, देखो हमारे चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर लास्ट क्लास हम लोगों ने बात की थी स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं, पाथ फंक्शंस क्या होते हैं। हम मिले भी थे स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन से, और हमने उनकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की थी और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस की थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि अगर आपके पास एक कोई स्टेट फंक्शन है और आप उसको इंटीग्रेट करो तो बताओ उससे आपको क्या मिलेगा, उसकी वैल्यू में ओवरऑल चेंज। वहीं पर अगर बी कोई पाथ फंक्शन है और आप उसे इंटीग्रेट करो तो आपको क्या मिलेगी, उसकी ओवरऑल वैल्यू। ये सारी चीजें अभी हम जब आगे अपने टर्म्स को डिफाइन करेंगे, यूज करेंगे, वहां पर अपने काम में आने वाली। फर्दर हमने फिर बात की थी दो इंपॉर्टेंट पाथ फंक्शंस के बारे में जिनका नाम था हीट एंड वर्क। दोनों ही मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, इनको भी हमने डिफाइन नहीं किया, अभी आगे चल के डिफाइन करेंगे। लेकिन हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी कि हीट और वर्क को हम एक्सटेंसिव इंटेंसिव में कैटेगराइज नहीं करते हैं, और ये कहां पर अपीयर होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो बाउंड्री होती है वहां पर हमेशा आपको दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी हीट कैपेसिटीज के बारे में। 3 तरह की हीट कैपेसिटीज मैंने आपको बताई थी। कौन कौन सी? एक नॉर्मल हीट कैपेसिटी, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एक मोलर हीट कैपेसिटी। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर ये काम में आने वाली है, इसी को हम अभी डिस्कस भी करेंगे। बट मैंने इन तीनों के बेसिस पर आपको हीट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सिखाया था। तो बताओ, जब मुझे हीट कैपेसिटी पता है तो मैं हीट कैसे कैलकुलेट करूंगा? सी डेल्टा टी। मुझे यहाँ पर मास वास की जरूरत नहीं है। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जब यहां से हीट कैलकुलेट करूंगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एमएस डेल्टा टी। और सिमिलरली जब मैं यहां से हीट पता करूंगा तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एन सी एम डेल्टा टी। ये बात हमने की थी। और उसके बाद मैंने बात की थी कि जो आपकी मोलर हीट कैपेसिटी है, इसको फिर से हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आओ बात करते हैं कैसे हम इसको क्लासिफाई करते हैं और क्या क्या चीजें हमें मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में सीखनी है। तो देखो, जो आपकी मोलर हीट कैपेसिटी है, Cm, इसको हम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक क्या लिखा था हमने, Cp, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, तो इसको तो हम बोलते हैं Cp। सेम इसी तरह सेकंड क्या थी अपनी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, Cv। अब एक काम की चीज आप मुझे बताओ, जब हमको मोलर हीट कैपेसिटी पता होती है तो हीट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एन सी एम इंटू डेल्टा टी से। ठीक, तो अब आप देखो, जब आपको मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पता है तो आप यहां से क्या कैलकुलेट कर सकते हो, यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसे हम लोग QP बोल रहे हैं। P स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पर कोई सिस्टम कितनी हीट दे रहा है या ले रहा है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं Cp के थ्रू। बताओ कैसे, N Cp डेल्टा टी। सही बात है ना। वैसे देखो Cm डेल्टा टी था, तो जब कांस्टेंट प्रेशर पर हो तो Cm की जगह आप Cp यूज करोगे, तो हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर कितनी हो जाएगी, N Cp डेल्टा टी। सही है। सिमिलरली बताओ, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? तो हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम बोलेंगे QV। बताओ उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, N। C की जगह क्या यूज करोगे, CV, और साथ में क्या आ जाएगा, डेल्टा T। तो इस तरह से आप Cp Cv को यूज करोगे। अगर आपको किसी गैस की कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एक्सचेंज पता करनी है तो आप NCP डेल्टा T यूज करोगे, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर करनी है तो हम क्या यूज करेंगे, NCV डेल्टा T यूज करेंगे। बोलो, बात समझ में आती है? अब हमें सीखना है कि हम Cp Cv को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अभी हम जस्ट सीखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें जो मैं आपको Cp Cv के बारे में बता दूं। ठीक, ये हमने देख ही लिया था कि मोलर हीट कैपेसिटी को हम Cp और Cv लिखते हैं। कुछ छोटे से रिलेशंस हैं जो शायद आपको पता होंगे, नहीं पता होंगे तो आपको ध्यान रखना है। Cp माइनस Cv की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, R। R होता है 1 मोल गैस के लिए। कितने मोल गैस के लिए, 1 मोल गैस के लिए। अगर आपके पास n मोल्स ऑफ गैस हो तो बताओ फिर Cp माइनस Cv की वैल्यू कितनी बन जाएगी, n इंटू R। कितनी बनेगी, n इंटू R। ठीक, सो दिस इज फॉर n मोल गैस। ठीक, नेक्स्ट हम एक और टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड गामा। तो जो गामा होता है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, Cp अपॉन Cv के। ठीक, फर्दर देखो, आप Cp जगह क्या लिख सकते हो, Cv प्लस R।
तो CV अपॉन CV, तो गामा इक्वल टू आप 1 प्लस R अपॉन CV भी लिख सकते हो, ठीक। या फिर आप गामा और CV को डायरेक्ट रिलेट कर लो इस इक्वेशन को यूज करके। जो आप इसको यूज करके CV और गामा को रिलेट करोगे तो मैं इस रिलेशन को यहां लिख देता हूं ऊपर, CV इज इक्वल्स टू बनता है R अपॉन गामा माइनस। तो छोटे छोटे रिलेशंस हैं जो आपको याद रखने होंगे, या फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हो, और यहाँ केमिस्ट्री में हमारे पास सेम वही रिलेशन है। ये आपको थोड़ा याद रखना होगा, काम में कहीं ना कहीं घूम फिर के आ ही जाएगा। तो ये सब तो यूज करते करते याद हो जाएंगे, आप इनकी टेंशन मत करो, आप बस फटाफट से इन्हें कॉपी करो। फिर हम बात करते हैं कि हम कैसे CP और CV किसी गिवन गैस के लिए कैलकुलेट करते हैं। चलो जी, तो आप नेक्स्ट डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ CP एंड CV, कि कैसे हम किसी गिवन गैस के लिए CP और CV कैलकुलेट करते हैं। अब आप देखो, CP CV कैलकुलेट करने के लिए आपको एक नए टर्म से मिलना होगा जिसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम, F, ठीक। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, CP और CV को कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे भी बात करते हैं, लेकिन पहले हम क्या कर लेते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। तभी आपके लिए बिल्कुल नया टर्म है, फ्रेश टर्म है। अगर आपने फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ ली है तो शायद आप डिग्री ऑफ फ्रीडम जानते होंगे कि वो क्या होती है। पढ़ा है क्या होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम? हाँ, कुछ भी जो याद हो वही। 1 + 2 अपॉन F, बस। और कुछ याद है डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में? चलो कोई बात नहीं, ये टर्म ऐसा है थोड़ा याद नहीं रहता। देखो क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब, डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैसे डिफाइन करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम ऐसा बोलते हैं कि दीज आर द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, ये वो इंडिपेंडेंट तरीके हैं जिनसे एक सिस्टम एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, ठीक। एनर्जी दे सकता है, एनर्जी ले सकता है। ये मान लो एनर्जी स्पेंड कर सकता है, फिर एनर्जी स्टोर कर सकता है। तो जैसे आप बात करो, ये चौक है मेरे पास, ये चौक अभी नहीं रखा हुआ है, मतलब जब ये मूव करेगा तो मूव करेगा, उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। तब ये काइनेटिक एनर्जी ने कहीं ना कहीं से ली है, जिस फोर्स की वजह से ये मूव कर रहा होगा वो फोर्स इसको काइनेटिक एनर्जी दे रहा है। तो ये सिस्टम क्या कर रहा है, एनर्जी को सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर रहा है। अगर ये रोटेट कर रहा है, तो जब ये रोटेट करेगा तो अपने आप तो कोई चीज रोटेट करती नहीं है, किसी फोर्स के अंदर ही वो रोटेट करेगा। तो जब वो रोटेट कर रहा है तो उसके पास बताओ कौन सी एनर्जी आ रही है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ रही है। तो इस तरह से क्या होता है, कई तरीके होते हैं जिससे सिस्टम क्या कर सकता है, एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, ठीक। तो वो जो इंडिपेंडेंट तरीके होते हैं, अब ट्रांसलेशन का रोटेशन से कोई लेना देना नहीं है। कैसा जरूरी है कि जहां ट्रांसलेशन हो रहा है वहां रोटेशन भी हो? नहीं। कैसा जरूरी है कि जहां पर रोटेशन हो रहा है वहां ट्रांसलेशन भी हो? दोनों इंडिपेंडेंट तरीके हैं। तो ऐसे ही और भी जो इंडिपेंडेंट तरीके होंगे जहां पर एक मोशन दूसरे मोशन को अफेक्ट नहीं करेगा, उन तरीकों को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज through which a system can exchange energy उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, ठीक। तो मेनली हमारे पास तीन तरह की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है। एक होती है ट्रांसलेशनल, दूसरी होती है रोटेशनल, और तीसरी क्या होती है, वाइब्रेशनल। एक्चुअली सिस्टम जो एक्सचेंज कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कर रहा है, और उसी के बेसिस पर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन करते हैं। तो अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को बोल रहे हैं एफ, तो इसको हम तीन पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसे हम एफ टी लिखा करेंगे। सेकेंड इज रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसे हम एफ आर लिखा करेंगे, एफ आर स्मॉल लिख लो। और थर्ड होती है आपकी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसे हम एफ वी लिख सकते हैं। तो ओवरऑल तीन तरह की डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होती हैं, तीनों को हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, और जब हम तीनों को ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएगी। बोलो समझ में आती है चीज, ठीक। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, इसको हम हमेशा एक्टिव नहीं मानते हैं।
ठीक, ये हम सिर्फ और सिर्फ हाई टेम्परेचर पर एक्टिव मानते हैं, मतलब नॉर्मल केसेस के अंदर हम लोग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखना, इसको आप यहां पर नोट डाल के लिख देना कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम is not considered to be active at low temperatures। इसको हम सिर्फ और सिर्फ कौन से टेम्परेचर पे एक्टिव मानकर चलते हैं, हाई टेम्परेचर पे हम इसको एक्टिव मानकर चलते हैं। तो कभी भी आपको, मतलब कहने का सिंपल सा मतलब ये कि आपको वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की चिंता करनी ही नहीं है। जब तक वो क्वेश्चन में आपसे नहीं बोलते कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी एक्टिव मानना है, तब तक आप उसमें दिमाग लगाओगे ही नहीं। जेईई सिलेबस में तो वैसा ऐसा है ही नहीं कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसीडर करे, लेकिन हाँ फिर भी कुछ बुक्स में मटेरियल्स के अंदर आप क्वेश्चन करते हो तो वहां पर वो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक्टिव मानकर करवा सकता है। ठीक, जी में भी करवा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको सिखाऊंगा कि जब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव होती है तो फिर हम अपनी कैलकुलेशंस में कैसे चेंज करते हैं। लेकिन पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट ट्रांसलेशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की, कैसे हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं। बहुत आसान है, यहाँ पे आपको ना कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, बड़ी आसानी से आप सेकंड्स के अंदर बता सकते हो। मतलब थोड़े टाइम के बाद तो आप बिल्कुल ही देख के बता दोगे कि हाँ भाई इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है, और उससे हम ऐसे सीपी और सीवी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो डिस्कस करते हैं अब हम कि कैसे अलग अलग गैसेस के लिए हम ट्रांसलेशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे। अभी हमारे केसेस में हम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक, चलो तो मूव करते हैं और कैलकुलेट करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को। चलो तो सबसे पहले जो हमारे पास गैस है दैट इज मोनो एटॉमिक गैस। सबसे पहले हम एक मोनो एटॉमिक गैस के लिए सीपी और सीवी कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। देखो मैं आपको रिलेशन दिखा दूं, फिर अभी हम आगे चलकर एक लॉ पढ़ेंगे, उसके बेसिस पर मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको किसी भी गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो उससे आप सीवी कैलकुलेट कर सकते हो एज FR/2। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, R/2 से, तो आपको क्या मिल जाएगी, सीवी की वैल्यू। और एक बार आपको सीवी मिल गया तो बताओ सीपी किसके इक्वल होता है, CV प्लस R के। भाई सीपी माइनस सीवी क्या होता है, R होता है। तो हम 1 मोल गैस के लिए बात करके चल रहे हैं यहाँ पर, तो CV के लिए तो हो जाएगी FR/2 और CP हो जाएगा CV प्लस R से आप कैलकुलेट कर लोगे। चलो अब कैसे कैलकुलेट करें एक मोनो एटॉमिक, क्या नहीं, ये तो सारी गैसेस के लिए वैलिड है, ये सारी गैसेस के लिए वैलिड है। अब हम मोनोटॉमिक गैस के लिए कैलकुलेट करते हैं। देखो मोनोटॉमिक गैसेस का एग्जांपल दो मुझे आप, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, इन जनरल जो भी आपकी नोबल गैसेस हैं वो सबके सब किसके अंदर आती है, मोनोटॉमिक गैस के अंदर आती है। तो एक मोनोटॉमिक गैस है सपोज हमारे पास ये, भाई मोनोटॉमिक है तो उसमें एक ही एटम होगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ ये जो आपका एक एटम है, पहले हम काउंट करते हैं ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, तो पहले बात करते हैं ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की। बताओ इस मॉलिक्यूल के इंडिपेंडेंटली ट्रांसलेट करने के लिए कितनी डायरेक्शंस पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट नहीं, 3 ही डायरेक्शन पॉसिबल। बताओ ट्रांसलेशन 3 एक्सिस के अबाउट होता है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट होगा, या वाई या जेड। बहुत ध्यान से देखना, आपका सोचना बिल्कुल सही है कि इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपकी जेड एक्सिस है। एक तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चले एक तरीका, एक ये वाई एक्सिस की तरफ चले दूसरा तरीका, एक ये जेड एक्सिस की तरफ चले तीसरा तरीका। तो 3 तरीके हैं, 3 इंडिपेंडेंट तरीके हैं। क्यों भाई, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये ऐसे चले तो क्या दिक्कत है, तो एक्स वाई प्लेन में चल रहा है तो क्या हुआ, है तो अलग ही ना रास्ता, एक तो एक्स पे चला, एक वाई पे चला, एक जेड पे चला, एक एक्स वाई में चला, तो रास्ता तो अलग हो गया। लेकिन ये रास्ता इंडिपेंडेंट नहीं है। देखो जब ये x के लॉन्ग चल रहा है तो बताओ क्या इसका मोशन y और z पे डिपेंड कर रहा है,
नहीं ना, इंडिपेंडेंट है। लेकिन जब ये एक्स वाई प्लेन में चल रहा है तो इसका मोशन किस पर डिपेंड कर रहा है? एक्स के साथ साथ वाई पर भी डिपेंड कर रहा है। तो ये दो चीजों के ऊपर एक साथ डिपेंड कर रहा है। जबकि उन्होंने डिफाइन ऐसे किया, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, वो जिधर चल रहा है वो चीज किसी और पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए हमारे पास टोटल 3 ही डायरेक्शंस होती हैं जिसके अंदर आपका कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी सिस्टम इंडिपेंडेंट ट्रांसलेट कर सकता है। तो एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई के अलोंग, एक जेड के अलोंग। तो बताओ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आपको कितनी मिलने वाली है? बोलो सही बात है, कोई डाउट? तो बस चाहे मोनो एटॉमिक हो, चाहे डाई हो, चाहे ट्राई हो, चाहे कितना ही एटॉमिक हो, ट्रांसलेट करने के इंडिपेंडेंट तो सिर्फ कितने तरीके होंगे आपके पास? 3 ही तरीके होंगे। बोलो समझ में आता है? चलो जी सॉरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की। किसकी? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज एफ आर की। फिर से ये मॉलिक्यूल ले लो आपका सिंगल, बताओ इसके रोटेट करने की कितनी डायरेक्शंस हैं? 2। कौन कौन सी? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड। ये रोटेट कैसे करेगा? इस एक्सिस के अबाउट। इस एक्सिस के अबाउट जब ये रोटेट करेगा तो या तो ये कैसे रोटेट कर सकता है? क्लॉकवाइज, ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, या फिर कैसे कर सकता है? क्लॉकवाइज। तो 2 हो गई। तो बताओ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितनी हो जाएगी इसके लिए? तो हमारे पास कितनी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई? 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई। गलत है, बताओ क्यों? पाथ के इंडिपेंडेंट? कौन से पाथ के इंडिपेंडेंट? यू भी और यू भी। अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन भी वही मोशन होगा। वो तो क्या, उसको अभी यू घुमा रहे हो, उसको यू कर दिया मुंह, उससे कोई चेंज थोड़ी ना आएगा मोशन के अंदर। इसकी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगी। चलो अब बोलो। घूमेगा ही नहीं। रोटेशन क्या होता है? व्हाट इज रोटेशन? किसी एक्सिस के अबाउट घूमना। स्पिन का नाम सुना? स्पिन क्या होता है? स्पिन अपनी एक्सिस के अबाउट घूमना। अर्थ सन के अराउंड तो रोटेट करती है और अपनी एक्सिस पे क्या करती है? स्पिन। तो जब अपनी एक्सिस पे स्पिन करती है उसकी वजह से दिन और रात होते हैं, जो रोटेट करती है उसकी वजह से क्या होता है? ईयर्स गुजरते हैं, है ना? तो सेम वही फंडा है। बेसिकली क्या देखो, एक मोनोटॉमिक गैस, हाँ ये एक्सिस के अबाउट क्लॉकवाइज घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है, लेकिन उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पिन। हम उसको रोटेशन नहीं बोलेंगे। रोटेशन होता है एक्सटर्नल एक्सिस के अबाउट। अगर कोई चीज एक्सटर्नल एक्सिस के अबाउट घूम रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशन। अगर कोई चीज अपनी ही एक्सिस के अबाउट घूम रही है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पिन। बताओ क्या हम यहाँ पर स्पिन डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। हम कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर रहे हैं? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर रोटेशन तो हो ही नहीं रहा है। अगर रोटेशन नहीं हो रहा है तो बताओ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 0। समझ में आ रहा है? तो जब तक ध्यान रखना है इस चीज को, जब तक आप एक एक्सिस ढूंढ सकते हो जो पूरे मॉलिक्यूल के थ्रू पास हो रही है, थ्रू का मतलब उसमें जितने एटम्स है सबको इंक्लूड कर रही है, तब तक उस मॉलिक्यूल का उस एक्सिस के अबाउट रोटेशन पॉसिबल नहीं है। और वहां पर हम रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी लेकर चलेंगे? हमेशा 0। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? चलो, वाइब्रेशनल कंसीडर करनी नहीं है। ट्रांसलेशनल हो गई, रोटेशनल हो गई, दोनों को आप ऐड कर दो तो बताओ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 3 हो गई ना। 3 + 0 कितनी हो गई? 3। बताओ CV की वैल्यू कितनी होगी? 3R/2। बताओ CP की वैल्यू कितनी होगी? 3R/2 + R, दैट इज 5R/2 होगा। CP पता है, CV पता है। बताओ क्या आप यहां से गामा कैलकुलेट कर सकते हो? तो गामा किसके इक्वल होता है? CP/CV, और CP/CV की वैल्यू कितनी आ गई? 5/3। तो किसी भी मोनोएटॉमिक गैस के लिए आप CP निकाल सकते हो, CV निकाल सकते हो, और उन दोनों से आप गामा की वैल्यू, तो ये वैल्यूज आपको थोड़ी याद रखनी होंगी ताकि कैलकुलेशन में आप थोड़ा फास्ट हो पाओ। मोनोएटॉमिक गैस के लिए CV कितना होगा? 3R/2,
Cp कितना होगा 5r/2 और गामा कितना होगा 5/3। कॉपी करो, फिर मूव करते हैं डायटोमिक गैस के ऊपर। चलो अब डिस्कस करते हैं स्पिन और रोटेशन में क्या डिफरेंस है। भाई डाउट पूछा गया है कि अपने को ये वाला पार्ट समझ नहीं है, अब आप बोलो क्या बोल रहे हो। मैं बोल रहा हूं ये मोशन स्पिन है, ये रोटेशन नहीं है, एक्चुअली फिजिक्स वाला पार्ट है, ये बहुत डिबेटेबल सा पार्ट है, लेकिन हाँ हम डिबेट कर सकते हैं इसके ऊपर। अब बोलो। मैं बता रहा हूँ ना, एक्चुअली क्या होता है, रिवोल्यूशन बोलते हैं हम एक टर्म। रिवोल्यूशन क्या होता है, रिवोल्यूशन भी एक काइंड ऑफ मोशन, रोटेशन और रिवोल्यूशन एक्चुअली सेम से ही है। होता क्या है, रोटेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जब किसी एक्सटर्नल एक्सिस के अबाउट कोई चीज घूम रही है, जैसे आप ये मानो अर्थ है, वो सन के अराउंड घूम रही है, ठीक, तो सन के अराउंड घूम रहा है, तो क्या है, इस एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट कर रही है। आपने कभी ऐसा नहीं बोला होगा कि इस एक्सिस के अबाउट अर्थ स्पिन कर रही है। रोटेशन का मतलब ये होता है जब आप किसी एक्सटर्नल एक्सिस के अबाउट घूमते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। जैसे मैं आपसे सिंपल से बात करूं, आपके घर में छत पे जो पंखा लगा हुआ है, बताओ वो स्पिन करता है या रोटेट करता है? अरे पंखा उस एक्सेल के अबाउट घूमता है ना, वो उसकी खुद की एक्सेस है या बाहर की एक्सेस है? बाहर की आती तो उसके डब्बे में ही है भाई, आती तो पंखे के डब्बे में ही ना, अलग से थोड़ी ना खरीद के लाते हो आप, तो फिर तो पंखे की हुई वो। नहीं ऐसा नहीं होता है, पंखे के साथ में आती है वो, तो यार वो तो सामान देना जरूरी है ना उसका। अब ऐसे थोड़ी ना कि पंखे का बीच का हिस्सा देगा, पंखड़ियां नहीं देगा आपको, है फैंस की ब्लेड्स ही नहीं देगा, तो फिर काम कैसे चलेगा। एक्चुअली क्या है, वो हिंज्ड है, बीच में एक बॉल बेयरिंग लगा हुआ है, तो एक्सटर्नल एक्सेस है, उसके अबाउट आपका फैन घूमता है। आप क्या करो, बॉल बेयरिंग हटाओ, पंखे की एक्सेल को पंखे के साथ वेल्ड कर दो। अब बताओ पंखा घूमेगा या नहीं घूमेगा? क्यों? तो वेल्ड करने से ऐसा क्या हो गया कि पंखा घूम ही नहीं रहा है? लेकिन पंखा घूमेगा तो सही, एक्सेस के साथ घूमेगा। वो जो आप लोहे के पंखे को नीचे रखो जमीन पे, वेल्ड करने का, तो ऊपर वाले उसको रॉड को घुमाओ, पूरा पंखा घूमेगा। बताओ पंखा रोटेट कर रहा है या नहीं? पंखा रोटेट कर रहा है, स्पिन नहीं कर रहा। पंखा स्पिन कर रहा है, रोटेट नहीं कर रहा। खुद की एक्सेस हो गया उसकी। अब वो उसकी खुद की एक्सेस हो चुकी है ना भैया। अगर मैं मेरे हाथ में है नहीं, मैं आपने एक वो ना छोटा सा एक वो आता है, 3 ब्लेड्स होती है प्लास्टिक, उसको ऊपर से घुमाते हैं लट्टू की तरह जमीन पे रख के, कभी घुमाया, तो उसमें क्या होता है, जब भी पंखे को आपने एक्सेस को वेल्ड कर दिया उसके साथ, अब आपने पंखे को घुमाया, तो अब पंखा इंडिपेंडेंटली रोटेट नहीं कर रहा, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। जब वो बियरिंग लगा हुआ था तो एक्सेल फिक्स्ड थी और पंखा घूम रहा था, तो ये उसकी एक्सटर्नल एक्सेस थी और उसके अबाउट पंखा घूम रहा था, दैट इज रोटेशन। वो एक्सटर्नल एक्सेस के अबाउट घूम रहा है। जब आपने उसको वेल्ड कर दिया और फिर घुमाया, तो अब एक्सेस भी साथ में घूम रही है, मतलब बेसिकली वो अपनी ही एक्सेस के अबाउट घूम रहा है, और उस केस में उसको आप रोटेशन नहीं बोलते हो, क्या बोलते हो, स्पिन बोलते हो। तो बहुत बेसिक सा और माइन्यूट सा डिफरेंस है। अगर आपको दिक्कत है ना, तो आप अपने किसी फिजिक्स के टीचर डिस्कस करना कि सर रोटेशन और स्पिन में क्या डिफरेंस है, और उनसे पूछना कि एक सिंगल बॉल, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। इंडिया तो क्रिकेट वाला देश है, यहाँ तो क्रिकेट को रिलीजन माना जाता है। क्या आपने कभी सुना कि हरभजन सिंह ऑफ रोटेट करता है? हरभजन कौन सी बॉलिंग करता है? ऑफ स्पिन। सुना ना, ऑफ स्पिन। क्या सुना कि ऑफ रोटेट करता है? नहीं सुना ना। क्यों नहीं सुना? जब एक बॉल को थ्रो करते हो तो बॉल घूमती है, जब वो बॉल घूम रही है तो बताओ वो किसके अबाउट घूम रही है? अपनी एक्सिस के अबाउट घूम रही है, इसीलिए उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिन। बचपन में आपने सीखा होगा अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन करती है, जबकि सन के अराउंड वो क्या करती है, रोटेट करती है। तो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। मैं ही नहीं कहता हूं कि मैं इस पे 100% सही हूं, लेकिन मैंने इस पे बहुत डिबेट किया है, मैंने फिजिक्स वालों से भी डिबेट किया है। सबके अपने अपने व्यू होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि स्पिन रोटेशन का ही एक टाइप है, मैं उससे मना नहीं करता कि स्पिन रोटेशन का ही एक टाइप है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। स्पिन हमेशा अपनी एक्सिस के अबाउट होता है और रोटेशन हमेशा कहां होता है, एक्सटर्नल एक्सिस के अबाउट होता है। तो सिंस यहां पर हम रोटेशन को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, यहां पर सिर्फ और सिर्फ स्पिन हो रहा है, और हम स्पिन को डिग्री ऑफ फ्रीडम में काउंट नहीं करते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, हम स्पिन काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितना लेकर चल रहे हैं, 0 लेकर चल रहे हैं। बोलो और कोई डाउट पूछ सकते हो, अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो, हम डाउट के लिए बिल्कुल ओपन है, अपन लोग आराम से डिस्कस कर सकते हैं। चले आए? हाँ क्या? लट्टू, हाँ वो स्पिन ही करता है। लट्टू हो गया,
बहुत सारी चीजें हैं, स्पिन ही, वो सब स्पिन में ही है। जब भी अपने एक्सिस के अबाउट होगा उसे हम लोग स्पिन ही बोलेंगे, उसको हम रोटेशन, मतलब चलती लैंग्वेज में आप रोटेशन बोल सकते हो। तो बोलते हैं कि बल्ब, वो लट्टू जो बोलते हैं उसको कुछ नाम होता है, गाय भंवरा तो अपनी लैंग्वेज में होता है, लोकल लैंग्वेज में। हाँ क्या बोलते हैं? पेबलेट तो अलग चीज होती है, वो अलग होता है, उसको भी कुछ नाम होता है, उसको भूल गया मैं, आपको पता होगा। खैर छोड़ो, हमें तो अंग्रेजी कमजोर है। तो खैर अपना डिफरेंस क्लियर हो गया है स्पिन और रोटेशन के बीच में। तो अब हम आगे मूव करते हैं और बात करते हैं डाई एटॉमिक गैस की, कि डाई एटॉमिक गैस के लिए हम कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफाइन कर सकते हैं और क्यों। सेकंड इज डाई एटॉमिक गैस। डायटोमिक गैस के तो बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे हाइड्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, Cl2 हो गई, नाइट्रो। ये ना डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें दिमाग मत लगाना कि O डबल बॉन्ड O है, H सिंगल बॉन्ड H चाहिए, N ट्रिपल बॉन्ड N है, वो सब यहाँ पे काउंट नहीं होगा। ठीक, चलो जी बताओ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर अगर आप देखो FT, तो उसके लिए तो कितनी आएगी 3, क्योंकि मेरे पास 3 ही पॉसिबल एक्सेस है जिसके अबाउट क्या कर सकता है आपका मॉलिक्यूल ट्रांसलेट कर सकता है। अब हम बात करते हैं रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की, कि वो कितनी आएगी। देखो उसके लिए हम क्या करते हैं, वापस से अपना मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं। तो मॉलिक्यूल के आगे आपके पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल लो, ये रहा। ठीक, तो ये मॉलिक्यूल और सेंटर्स को मिला दो तो ये आपके पास बन गया डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब आप देखो यहां पर आप रोटेशन कैसे देखोगे, यहां पर भी आप रोटेशन एक्सिस के अबाउट ही देखोगे। कौन से एक्सिस के अबाउट? एक्स, वाई और जेड। आप ध्यान से देखना, किसी भी एक मॉलिक्यूल के अराउंड आप एक्सिस ड्रॉ कर लो। जैसे ये है, इसको मैं पॉइंट मान लेता हूं, तो देखो ये तो हो गई मेरी एक्स एक्सिस होगी। बताओ ये मेरी कौन सी एक्सिस हो जाएगी? वाई एक्सिस। और बताओ ये कौन सी एक्सिस हो जाएगी? जेड एक्सिस। सही है, ठीक है। तो आपको कभी भी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम देखनी है, आप हमेशा इसी तरीके से देखोगे। आप तीन ही तो पॉसिबल एक्सिस होते हैं एक्स, वाई और जेड। अब आप रोटेशन देखो, इनके अबाउट किस किस के अबाउट रोटेशन हो सकता है। बताओ एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो सकता है क्या? इसके अबाउट तो क्या होगा? स्पिन होगा, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो ये एक्सिस तो गई। बताओ इसके अबाउट मॉलिक्यूल रोटेट करेगा? करेगा। और बताओ जो थर्ड वाली एक्सिस है जेड एक्सिस, उसके अबाउट रोटेट करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना। देखो इसके अबाउट तो ये दोनों मॉलिक्यूल घूमेंगे, और इस वाली एक्सिस के अबाउट ये एक सिंगल मॉलिक्यूल क्या कर रहा होगा? रोटेट कर रहा होगा। तो एक रोटेशन इसकी तरफ से होगा और एक रोटेशन इस एक्सिस के अबाउट होगा। बताओ टोटल रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई आपके पास? 2 हो गई। ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 2। बताओ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 5। अगर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो गई तो बताओ CV की वैल्यू कितनी होगी? 5R/2। CP की वैल्यू कितनी होगी? 7R/2। तो बताओ गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7/5। तो एक डाई एटॉमिक गैस के लिए CP कितना होता है? CV कितना होता है? 5R/2। CP कितना होता है? 7R/2। और गामा कितना होगा आपका? 5/7 होगा। बोलो कर सकते हैं। चलो जी, ड्राई एटॉमिक गैस के बाद हम लोग बात करते हैं किसकी? ट्राई एटॉमिक गैस की। तो देखो ट्राई एटॉमिक गैस के अंदर आपके 2 केसेस बनेंगे। ट्राई एटॉमिक गैस या तो लीनियर हो सकती है या फिर वो कैसी हो सकती है? नॉन लीनियर हो सकती है। तो देखो थर्ड केस, दैट इज ट्राई एटॉमिक लीनियर गैस। ठीक, बताओ ट्राई एटॉमिक लीनियर गैस का एग्जांपल दो। क्या होगी? CO2। अपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ ही लिया इस चीज को। तो CO2 की स्ट्रक्चर कैसी होती है? CO2 की स्ट्रक्चर होती है कुछ ऐसी, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O होगा। चलो जी बताओ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी? 3, वो तो फिक्स्ड है। अब हम काउंट करते हैं रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। जब रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बनाओगे, काउंट करोगे, तो फिर से आप क्या काउंट करो? एक्सेस काउंट करो। तो आपकी मर्जी हो, जहां से आप एक्सेस बना लो, जैसे आपकी इच्छा हो। मेरा उस पर कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप चाहो तो एक्सिस को ऑक्सीजन के थ्रू बना लो, आप चाहो कार्बन के थ्रू बना लो। बताओ कैसे बनाऊं? कार्बन के थ्रू बना लो। चलो तो मैं कार्बन को सेंटर मान लेता हूं। अगर मैं कार्बन को सेंटर मान रहा हूं तो ये तो हो गई मेरी एक्स एक्सिस, ये कौन सी हो गई मेरी? वाई एक्सिस, और ये कौन सी हो गई? जेड एक्सिस। बताओ एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा या नहीं? नहीं होगा।
ये तो तरीका डिस्कार्ड हो गया। बताओ इसके अबाउट रोटेशन होगा या नहीं होगा? तो एक तरीका। तो इसके अबाउट होगा या नहीं होगा? तो देखो इसके अबाउट दोनों ओ घूमेंगे, इसके अबाउट भी क्या होंगे, दोनों ओ घूमेंगे, लेकिन एक्सिस क्या हो गई, दोनों अलग अलग है। y का z से कोई लेना देना नहीं है, z का y से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यहां पर भी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी मिलेगी, सॉरी आपको रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी मिलेंगी, 2। तो ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 2, बताओ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई आपकी 5। अरे ये तो सेम ही हो गया, देखो मतलब डायटोमिक गैस और ट्राइटोमिक लीनियर दोनों का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा वो हमेशा क्या आएगा, सेम। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम है तो बताओ सीवी की वैल्यू भी क्या आएगी, इसका सीवी 5r/2, इसका सीपी 7r/2 और गामा कितना हो गया 7/5। तो एक डाई एटॉमिक गैस और एक ट्राई एटॉमिक लीनियर गैस दोनों के लिए सीपी, सीवी, गामा तीनों की वैल्यू हमेशा क्या आती है, सेम। समझ में आई बात? तो अगर ये ट्राई एटॉमिक लीनियर है तो फिर नॉन लीनियर के लिए क्या होगा वो डिस्कस करते हैं। कॉपी करो, फिर हम ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर की बात करते हैं। फिर देखो अपना फोर्थ केस, दैट इज ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर। तो ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर गैस का एग्जांपल दो कोई आप मुझे। SO3 सॉरी SO2 हो गई जैसे, ठीक है। तो SO2 की स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ी है, बैंड वी शेप स्ट्रक्चर होती है। तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होती है ना। तो SO2 हो गया। H2O गैस भी अगर हो तो वो भी आपकी ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर के अंदर ही आएगी। तो अगेन ये तो पक्का है कि ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम तो कितनी होगी यहाँ पर 3, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की। तो बताओ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी मिलेगी। हाँ, इस बार आपकी तीनों एक्सिस काउंट हो जाएगी। कैसे? किसी को भी सेंटर मान लो, आपकी इच्छा। तो मैं इसको मान लेता हूं सेंटर। तो देखो ये तो हो गई कौन सी एक्सिस, मेरी एक्स एक्सिस, ठीक है। या आप चाहो तो ऐसा कर लो, मैं आपको थोड़ा और अच्छा तरीका तो उससे भी आ जाएगा, कोई इशू नहीं कि एक्सिस तो 3 ही पॉसिबल है। जैसे इसके अराउंड मान लो, तो इसके अराउंड ये तो क्या हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ठीक। इसके परपेंडिकुलर ये कौन सी हो जाएगी आपकी y एक्सिस, और इसके भी परपेंडिकुलर ये कौन सी हो जाएगी z एक्सिस, ठीक है। समझ में आ रहा है ऐसे? ये चाहो तो सल्फर से बना लो। कैसे बनाया? तो सल्फर से बना ले, सल्फर से ले लो, चलो वो ज़्यादा ठीक से दिखेगा, सुंदर दिखेगा थोड़ा है। तो सल्फर ले लो, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो इधर तो हो गई आपकी ये x एक्सिस, इधर हो गई y एक्सिस, ठीक। इनके परपेंडिकुलर ये हो गई z एक्सिस। अब बताओ क्या कोई भी एक्सिस पूरे मॉलिक्यूल को कंटेन कर रही है? पूरे मॉलिक्यूल को तो कंटेन नहीं करे ना कोई भी। तो इसके अबाउट भी रोटेशन होगा, इसके अबाउट भी रोटेशन होगा और इसके अबाउट भी रोटेशन होगा। तो बताओ अब आपके पास टोटल रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएंगी, 3। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 6। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो गई। तो बताओ CV की वैल्यू कितनी होगी, 6r/2 दैट इज 3r। और CP की वैल्यू कितनी होगी, 4r/2 है, 7r/2। CP की वैल्यू सॉरी यहाँ CP की वैल्यू 4r होगी, क्या दिमाग है ना। तो CV की वैल्यू होगी 6r/2 3r, CP की वैल्यू कितनी होगी 4r। CPC पता है तो बताओ गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3। समझ में आ रहा है? तो मोनोटॉमिक हो गई, डायटोमिक हो गई, ट्राइटोमिक में लीनियर नॉन लीनियर हो गई। क्या सिर्फ 3 ही एटम्स होते हैं? 3 से ज्यादा हो सकते हैं ना। पॉलीएटॉमिक हो जाए तो चलो पॉलीएटॉमिक को भी कवर कर लेते हैं कि पॉलीएटॉमिक में हम कैसे डील करेंगे। वैसे अब आपको दिख रहा होगा, चाहे आप कितने एटॉमिक हो, एक्सिस तो कितनी टोटल पॉसिबल, 3। तो 3 से ज्यादा आपकी रोटेशनल डिग्री फ्रीडम जाएगी नहीं, लेकिन फिर भी हम कवर कर लेते हैं केस को। दैट इज 5th पॉलीएटॉमिक गैस। ठीक, तो एग्जाम्पल जैसे आपके पास CH4 हो गया, SO3 हो गए, और कोई सी भी गैस ले लो, वो सब पॉलीएटॉमिक के अंदर काउंट कर लो। तो पॉलीएटॉमिक में क्या होगा, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तब भी आपको कितनी मिलेगी, 3। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, रोटेशनल। तो ऐसा करो CH4 की स्ट्रक्चर बना लो, होगा। कार्बन को सेंटर मान लेते हैं और एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। तो देखो ये कार्बन अपना सेंटर, ये कौन सी एक्सिस हो गई, x, ये कौन सी एक्सिस हो जाएगी, y,
और ये कौन सी एक्सिस हो जाएगी, Z। बताओ क्या इनमें से कोई भी एक्सिस पूरे मॉलिक्यूल को कंटेन कर रही है जिसमें सारे एटम्स एक साथ लाइन में आ गए हो? नहीं है ना, तो स्पिन की तो बात है ही नहीं। बताओ इसके अबाउट रोटेट करेगा, इसके अबाउट भी करेगा, इसके अबाउट भी करेगा, लेकिन फिर से रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ सकती है, मैक्स टू मैक्स आपकी 3 से ऊपर तो जाएगी नहीं। इसका मतलब ट्राई एटॉमिक और उससे ऊपर वाली जितनी भी गैसेस हैं सबके लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आने वाली है, 3 ही आने वाली है। वाइब्रेशन तो हम काउंट ही नहीं कर रहे, उसको तो जब हम काउंट करेंगे तब उसकी बात करेंगे। अभी तो हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की। सही है, आ गई। अब बताओ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, फिर से 6। तो CV की वैल्यू कितनी आ गई, 6R/2। CP की वैल्यू कितनी आ गई, 4R। और गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, CP/CV दैट इज 4/3। इस तरह से आप अलग अलग गैसेस के लिए CP और CV कैलकुलेट कर सकते हो। और फिर अब हम क्या करेंगे, अभी तुम वाइब्रेशन को कंसीडर नहीं करेंगे, वो भी हम करेंगे, लेकिन अभी क्या करते हैं, इन सबको एक टेबुलर फॉर्म के अंदर ले आते हैं ताकि हम इनको आसानी से याद रख पाएं। तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम इसके लिए एक टेबुलर फॉर्म बनाते हैं जिसके अंदर हम सबकी CP CV लिखेंगे और वो टेबल आपको थोड़ा याद रखनी होगी। रटने की जरूरत नहीं है, आपने सब कैलकुलेट करना सीख लिया है, आप इनसे भी आसानी से बता सकते हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा यूज करते करते वो आपको अपने आप ही याद हो जाएगी। तो कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब इनको याद रखना आपके लिए कितना आसान होगा। टेबल भी आप ही बनाओगे, मैं तो बस फॉर्मेट बना रहा हूं टेबल का, फिल तो आप ही को करनी है। इधर हम लेकर चल रहे हैं गैस, इधर हम लेंगे CV, इधर हम लेंगे CP और यहां पर हम लेंगे गामा। ठीक, गैस से पहले आपकी मोनोएटॉमिक। हाँ जी बताओ, मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशन कितनी होती है, 3। रोटेशनल कितनी होती है, 0। मोनोएटॉमिक है ना, तो ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 0। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 3 है ना। तो मैं F के फॉर्म में लिख रहा हूं, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 3। बताओ CV की वैल्यू कितनी, 3R/2। CP की वैल्यू कितनी, 5R/2। गामा की वैल्यू कितनी, 5/3। ये 5/3 देखना कितना होता है, 1.66 के आसपास है ना। 1.67 लिख लो चाहो तो आप उसको, मैं 1.67 लिख देता हूं, चलो सही है। सेकंड बताओ, सेकंड गैस कौन सी, डायटोमिक। बताओ डायटोमिक गैस के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ट्रांसलेशनल और 2 क्या आती है आपके पास, रोटेशनल। बताओ टोटल हो गया 5, तो CV कितना हो जाएगा, 5R/2। CP कितना हो जाएगा, 7R/2। बताओ गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/5। 7/5 कितना होता है, 1.4 होगा। थर्ड गैस कौन सी थी आपकी, ट्राई एटॉमिक लीनियर। तो ट्राई एटॉमिक लीनियर और डायटोमिक एग्जैक्टली सेम होते हैं, तो F = 5। ऐसा कर लो, और का साइन लगा दो, टेबल और छोटी कर लेते हैं। तो चाहे डायटोमिक हो चाहे ट्राइटोमिक लीनियर हो, दोनों के लिए सेम चलेगा। बताओ थर्ड कौन सी होती है अपनी, थर्ड होती है ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर। हाँ वेरी गुड, और पॉली एटॉमिक है ना, क्योंकि सबका सेम ही आने वाला है। तो अब ट्राइटोमिक नॉन लीनियर ले लो या उसके बाद कितने भी एटम्स वाली गैस ले लो। बताओ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएंगी, 6। 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल। उसके बाद बताओ CV की वैल्यू कितनी बनेगी, 3R, 6R/2। CP कितना बनेगा, 4R। गामा कितना बनेगा, 4/3 कितना होता है, 1.33। तो छोटी सी टेबल ये हो गई आपकी कंप्लीट, और इससे आप किसी भी गैस के लिए CP CV लिख सकते हो। ये आपके बहुत काम में आने वाली है। अभी हम एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, ये सब कैलकुलेट करना सीखेंगे, तो वहां पर आप इसको बहुत ज्यादा यूज करने वाले हो, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, आप आगे चलकर एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ोगे, वहां पर भी आपके CP CV और गामा बहुत ज्यादा काम में आएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें। टेबुलर फॉर्म के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नजर आ रही होगी शायद, मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा था 1.67, डायटोमिक के लिए कितना है 1.4, और ट्राइटोमिक से ऊपर के लिए कितना है 1.33। मतलब हम यहां से बोल सकते हैं कि जैसे जैसे गैस में नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते हैं
जिसको हम बोलते हैं गैस की एटॉमिसिटी। क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी। तो जैसे जैसे एटॉमिसिटी बढ़ती है वैसे वैसे बताओ गामा की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। तो आप यहां पर एक सुंदर सा नोट डाल के लिख दें कि एज द एटॉमिसिटी ऑफ अ गैस increases, its the value of gamma will decrease। ठीक, तो उस गैस के लिए गामा की वैल्यू क्या होगी? वापस से डिक्रीज होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, कॉपी करें, फिर हम बात करते हैं। तो देखो, अभी हमने जो CPCV कैलकुलेट किया उसमें हमने वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक्टिव नहीं माना है। आपको कंसीडर भी यही करना है, आपके सिलेबस में भी यही है, आपके यूज भी यही आएगा। फिर भी थोड़ा एडवांस लेवल पे कवर करने के लिए मैं आपको ये बताता हूं कि जब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव होगी तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूं, आप उसके अंदर अपना दिमाग लगाओ। नेक्स्ट क्लास हम क्या करेंगे, उसको भी कवर करेंगे कि जब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव होती है तो हम कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं और क्या CPCV के अंदर चेंज होता है। ठीक, तो देखो छोटी चीज बताता हूं मैं आपको, एक बार आप इससे कोशिश करना, नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास हम इसको कवर करेंगे। तो देखो हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है कि अगर आप किसी गैस के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करो, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो वो होती है 3n। कितनी होती है? 3n। यहां पर n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एटम्स को, कि उस गैस के अंदर कितने एटम्स हैं। जैसे मान लो मोनोएटॉमिक गैस है तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी? 3। डायएटॉमिक है तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आनी चाहिए? 6। ट्राइएटॉमिक है तो टोटल कितनी आनी चाहिए? 9। टेट्राएटॉमिक है तो टोटल कितनी आनी चाहिए? 12। ठीक है, अब इस टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में किस किस का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है? ट्रांसलेशनल का होता है, रोटेशनल का भी होता है, और किसका होता है? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का भी होता है। तो ट्रांसलेशन हमको कैलकुलेट करनी आती है, रोटेशनल भी हमको कैलकुलेट करनी आती है। वाइब्रेशनल क्या करो, कोई बात नहीं, हमें टोटल पता है 3n होती है, उसमें से ट्रांसलेशनल प्लस वाइब्रेशनल को, सॉरी रोटेशनल को गायब कर दो तो आपको क्या मिल जाएगी? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएगी। बोलो समझ में आ रहा है? एक बार आपको वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल गई तो आप उससे क्या कर सकते हो? CP निकाल सकते हो, CV निकाल सकते हो, गामा कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एक बार आप इसे ट्राई करना और देखना कि आप वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअली कैलकुलेट कर पाते हो या फिर नहीं, और उससे ही फिर हम CP, CV और बाकी चीजें भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आप इस पे कोशिश करें। नेक्स्ट क्लास हम इसको कवर करेंगे, इसकी टेबल बना लेंगे एक और बनाकर वैल्यूज के साथ। बाकी ऐसे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी सिंस हम पढ़ रहे हैं तो हम वो काम भी कर लेंगे और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।